India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई से लेकर सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट तक से के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजद्रोह कानून को गैर संवैधानिक घोषित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। सीजेआई बोबडे की बेंच ने पूछा, याचिकाकर्ता इससे कैसे प्रभावित है? याचिकाकर्ताओं के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं। राजद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में नामजद शशि थरूर और 6 अन्य पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। मामले पर दिल्ली पुलिस और राज्यों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती भूमि घोटाले पर एसआईटी का गठन करने पर की सुनवाई। नोटिस का जवाब नहीं दिए जाने पर टीडीपी नेताओं पर जताई नाराजगी। न्यूज लॉन्ड्री ने टाइम्स ग्रुप के 100 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में किया जवाब दाखिल। कहा, मीडिया को जांच से ऊपर नहीं होना चाहिए। India Legal presents Courts Roundup. कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ ही 6 अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भ्रामक ट्वीट करने के मामले में इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले 2 हफ्ते के लिए कायम रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। इन सभी पर ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर गलत जानकारी ट्वीट करने के आरोप में अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, विनोद जोस, मृणाल पांडे, जफर आगा, अनंतनाथ और परेश नाथ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान की मौत होने पर ट्वीट या पोस्ट करने पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। सीजेआई एस.ए. बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। मामले को 2 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए तय किया गया है और इस बीच अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करें। सीजेआई ने कहा, हमारे पास ये मामला 2 हफ्ते बाद होगा, हम गिरफ्तारी पर रोक लगाएंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी कारवा पत्रिका के संपादक विनोद जोस के लिए पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने केवल तथ्यों को रिपोर्ट किया और प्रस्तुत किया कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई तक रोक बढ़ा दी है। मामले में अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी पर लगी रोक का विरोध किया। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम इन ट्वीट्स की वजह से हुए भयानक प्रभाव को दिखाएंगे। इन ट्विटर हैंडलों के लाखों फॉलोअर्स हैं। शशि थरूर की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि थरूर इस वक्त दिल्ली में हैं और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए अंतरिम सुरक्षा की जरूरत है। सिब्बल ने कहा, जांच एजेंसी कभी भी मुझे गिरफ्तार कर सकती है। बेंच ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है कि मामले की मेरिट पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यूपी और एमपी राज्यों में राजद्रोह, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने आदि का आरोप लगाते हुए कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नोएडा में और 4 एफआईआर मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद, मुल्ताई और बैतूल में दर्ज की गई है। नोएडा में प्राथमिकी दिल्ली के पास के एक निवासी द्वारा शिकायत पर दर्ज की गई थी,
जिसने थरूर और पत्रकारों द्वारा डिजिटल प्रसारण और सोशल मीडिया पोस्ट का आरोप लगाया था, जिन्होंने दावा किया था कि एक किसान को दिल्ली पुलिस ने गोली मार दी है। प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपियों ने अपने नकली, भ्रामक और गलत ट्वीट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि किसान की मौत केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा की गई हिंसा के कारण हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजद्रोह से संबंधित कानून को गैर संवैधानिक घोषित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इससे कैसे प्रभावित है, आप पर क्या कुछ कॉज ऑफ एक्शन है और ऐसे पर आपके खिलाफ कोई केस नहीं है। हमने पहले ही तय कर रखा है कि जब तक कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो आप इसी तरह कानून को चुनौती नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि औपनिवेशिक काल का ये कानून लोकतांत्रिक देश में जारी रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के एक समूह द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें धारा 124A आईपीसी के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। सीजेआई एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम की 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि कुसुम इंगोट्स मामले में पूर्ववर्ती फैसले के अनुसार एक कानून को कार्रवाई के कारण के बिना चुनौती नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी ने प्रस्तुत किया कि वे धारा 124A आईपीसी को चुनौती दे रहे हैं, साथ ही एक वैकल्पिक राहत भी मांग रहे हैं कि संबंध में संविधान पीठ के फैसले का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए जाएं। दलीलों में बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया गया, जहां अदालत ने स्पष्ट किया था कि केवल खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाना राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं हो सकता है। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के वाद में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी। अदालत ने कहा था कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर कमेंट करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई भी वक्तव्य ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का तत्व मौजूद हो। राजद्रोह से संबंधित कानून में गैर संवैधानिक घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ये जनहित का मुद्दा है। इस मामले में संवैधानिक पीठ का फैसले का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि औपनिवेशिक काल का ये कानून लोकतांत्रिक देश में जारी रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह ब्रिटिश काल का औपनिवेशिक कानून है। ये कानून ब्रिटिश राज्य के खिलाफ आवाज को कुचलने के लिए था, जिसे लोकतंत्र में जारी रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह कानून अब अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट रहा है। जो सरकार में है, अगर कोई उसकी नीति के विपरीत अभिव्यक्ति करता है तो 124A का प्रावधान उसकी अभिव्यक्ति का गला घोट रहा है और इस तरह से जीवन और लिबर्टी के अधिकार को खतरा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि औपनिवेशिक कानून आईपीसी की धारा 124A को जारी रखना अताकृत, अनुचित और अनपेक्षित है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करे तो उसकी जिम्मेदारी तय हो। यह कानून बिना किसी सेफगार्ड के है। बदली परिस्थितियों में धारा 124A का परीक्षण करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अमरावती भूमि घोटाले पर एसआईटी का गठन करने और पूर्व एजी दमाल पार्टी मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब नहीं दिए जाने पर टीडीपी नेताओं पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये आखिरी मौका है, वरना कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टीडीपी नेता वरला रमैया और आल पार्टी राजेंद्र को 2 सप्ताह के भीतर काउंटर दायर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को फिर से रीजाइंडर दाखिल करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 5 मार्च को होगी। अमरावती भूमि घोटाले पर आंध्र प्रदेश कैबिनेट उप समिति की सिफारिश पर गठित एसआईटी की जांच पर रोक लगाने की टीडीपी पोलित ब्यूरो सदस्य वरला रमैया और अन्य नेताओं द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने स्थगनादेश कर दिया है। और ऐसे में आपको बता दें प्रदेश सरकार ने इस स्थगनादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने नोटिसों का जवाब नहीं दिए जाने पर टीडीपी नेताओं पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये आखिरी मौका है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 2014 में राज्य के विभाजन के बाद अमरावती को राजधानी में स्थानांतरित करने के संबंध में भ्रष्टाचार और अवैध भूमि के लेन देन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई। हाईकोर्ट ने एफआईआर के संबंध में कोई भी सूचना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया में सार्वजनिक नहीं किए जाने का आदेश जारी किया था। उच्चतम न्यायालय ने 5 समुदाय के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ अलग अलग उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में 5 समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक बताया गया है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। दिल्ली, मेघालय और गुवाहाटी में उच्च न्यायालयों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले सभी मामलों को एक ही जगह स्थानांतरित किया जाए और इसके तहत 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना में 5 समुदायों को देश भर में अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। ट्रांसफर याचिका में आरोप लगाया गया कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में सिख की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यकों का लाभ उठा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता C.S. वैद्यनाथन मामले में उपाध्याय की तरफ से उपस्थित हुए और अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि मुकदमों की बहुलता और परस्पर विरोधी विचारों से बचने के लिए स्थानांतरण याचिका को शीर्ष अदालत के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि अल्पसंख्यक लाभों का महत्वहीन और तर्कहीन प्रसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को स्वीकार करके सजा देने के आदेश में विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ ने कहा कि केवल इसीलिए कि प्रस्तावित सजा का संकेत देकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने फैसला लिया है। इस मामले में लखीमी गाओलिया बैंक के एक प्रबंधक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई थी। अनुशासन प्राधिकरण ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया कि उसने कानून के तहत विचार की गई निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए कई मौकों पर गलत तरीके से ऋणों को मंजूरी और आवंटित किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में उठाया गया विवाद ये था कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को लागू करने के आदेश में कोई कारण दर्ज नहीं किया है और इसी तरह अपीलीय प्राधिकरण ने बिना कारण बताए अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने रिकॉर्ड पर ध्यान देते हुए कहा कि इस मामले में अनुशासन प्राधिकरण द्वारा लागू प्रक्रिया का पालन किया गया है और पीठ ने यह भी खारिज कर दिया कि आरोपों की गंभीरता के लिए लगाया गया दंड अनुपातहीन है। यह उल्लेख किया गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक कारण बताओ नोटिस के जवाब में उन्होंने आरोपों को स्वीकार कर लिया था कि काम के दबाव के कारण ऐसी चूक हुई थी। और शिवम शर्मा
अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट की किस तरह की टिप्पणी रही है, क्योंकि कोर्ट ने अनुशासन प्राधिकरण ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और अनुशासनात्मक उस पूरे मसले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा, हमें तफसील से बताएं। देखिए, अदालत ने रिकॉर्ड का ध्यान रखते हुए पाया कि इस मामले में अनुशासन प्राधिकरण द्वारा लागू प्रक्रिया का पालन किया गया है। पीठ ने ये कहा कि आगे ये अच्छी तरह से तय है कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का स्वीकार करता है और एक आदेश पारित करता है तो सजा लागू करने वाले आदेश में कोई विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। ये सजा दर्ज करने के लिए दिए गए निष्कर्षों के आधार पर लगाई जाती है। लेकिन पीठ ने यह भी खारिज कर दिया कि आरोपों की गंभीरता के लिए लगाया गया दंड अनुपातहीन है। यह उल्लेख किया गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में उन्होंने वस्तुतः आरोपों को स्वीकार कर दिया था कि काम के दबाव में कारण ऐसे चुप हुई थी। देखिए, अदालत ने अपील खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी बैंक का बैंक प्रबंधक ऐसे कदाचार में लिप्त होता है जो कि चार्ज मेमो जांच अधिकारी के निष्कर्षों को स्पष्ट होता है तो यह इंगित करता है कि ऐसे आरोप गंभीर हैं। इस गंभीर आरोपों पर साबित कदाचार के बावजूद अनुशासनात्मक प्राधिकरण अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को लागू करने में उदार था। मामले के इस दृश्य में यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई में दी गई सजा। बहुत शुक्रिया आपका शिवम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना काल में स्कूलों की फीस नहीं भरने वाले अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि कोरोना महामारी के अंदर लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने के बाद भी अभिभावकों को पूरी फीस जमा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के गैर वित्त सहायक निजी स्कूलों के प्रबंधक को ये इजाजत दी है कि वे पिछले साल लॉकडाउन के दौरान 100% फीस वसूल कर सकते हैं। स्कूल फीस को 6 मासिक किश्तों में वसूला जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल फीस जमा नहीं कर पाने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है और न ही उनके एग्जाम्स रिजल्ट को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि स्कूल मैनेजमेंट को ट्यूशन फीस का 60 से 70% लेने की ही अनुमति दी गई थी। लॉकडाउन के दौरान जब तमाम काम धंधे बंद हो गए थे, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, उस समय तमाम स्कूलों और तमाम राज्य की सरकारों ने निजी स्कूलों की फीस में कटौती को लेकर फरमान जारी किए थे। राज्य सरकारों ने निजी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास के लिए केवल ट्यूशन फीस लेने और ट्यूशन फीस में भी कटौती करने के लिए आदेश दिए थे। इन आदेशों के खिलाफ अलग अलग राज्यों की स्कूल एसोसिएशन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कई राज्यों की हाई कोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाया था। राजस्थान की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट से मुंह की खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उत्तर प्रदेश के बसपा विधायक मुख्तार अंसारी जो वर्तमान में पंजाब की जेल में बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की गई रिट याचिका पर सवाल उन्होंने उठाया है। इस याचिका में पंजाब से यूपी में उनके स्थानांतरण की मांग की गई है। राज्य के पास संविधान के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं है और एक राज्य संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में दूसरे राज्य के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकता क्योंकि ये संघीय योजना के खिलाफ है। काउंटर एफिडेविट को अनुच्छेद 32 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में सीआरपीसी की धारा 406 के तहत मुख्तार अंसारी का तबादला वर्तमान में पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के गाजीपुर जेल में किए जाने की मांग की गई है। अंसारी ने मुख्य रूप से इस आधार पर उक्त याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई है कि संविधान के भाग 3 के तहत उल्लेखित अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका योग्य नहीं है। यूपी राज्य में अपनी रिट याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष ट्रायल और कानून के शासन की अभिव्यक्ति के लिए यूपी राज्य में अंसारी स्थानांतरित करना आवश्यक है और जिनके खिलाफ राज्य में गंभीर अपराध दर्ज किए गए थे। तुषार मेहता ने शुरुआती में टिप्पणी में कहा है कि उनका पंजाब राज्य द्वारा मुखर रूप से बचाव किया गया है और पंजाब राज्य एक आतंकवादी का समर्थन कर रहा है।
एसजीआई ने आगे कहा कि राज्य का कहना है कि अंसारी डिप्रेशन से पीड़ित है और वह कहता है कि वे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से संबंधित है। वे एक गैंगस्टर हैं, उसे गिरफ्तार किया गया है और वह जमानत याचिका इसलिए दायर नहीं करता क्योंकि वह पंजाब की जेल में होने से खुश है। बेंच 24 फरवरी 2021 को मामले की सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यूपी में दर्ज एफआईआर के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न सारी एफआईआर एक जगह कर दी जाए। मामले में अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी की पीठ ने सुनवाई के दौरान सिंह के वकील विवेक तनखा ने कहा कि वे जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांट नहीं सकते हैं। सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और राज्यसभा के सांसद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी नहीं ली थी। इस पर पीठ ने कहा कि वे इस चरण में मंजूरी के पहलू पर गौर नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिंह के खिलाफ कोई अपराध नहीं लगाए गए हैं। कोर्ट ने विवेक तनखा के उस बयान को दर्ज किया जिसमें कहा गया कि गवर्नर ने एफआईआर की मंजूरी दी जबकि राज्यसभा स्पीकर से ये मंजूरी ली जानी थी। पिछली सुनवाई में संजय सिंह को राहत नहीं मिली थी और अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। संजय सिंह के खिलाफ यूपी में दर्ज आपराधिक मामलों को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी गई थी। कोर्ट संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग पर फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया और ऐसे में गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर रद्द कराने की गुहार लगाते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यूज लॉन्ड्री ने टाइम्स ग्रुप के 100 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे पर जवाब दाखिल किया है। न्यूज लॉन्ड्री ने कहा है कि मीडिया को जांच से ऊपर नहीं होना चाहिए। टाइम्स ग्रुप न्यूज लॉन्ड्री पर केस किया है। मानहानि का मुकदमा न्यूज लॉन्ड्री द्वारा प्रकाशित 2 वीडियो पर था। बॉम्बे हाईकोर्ट में पाठकों द्वारा वित्त पोषित मीडिया संस्थान न्यूज लॉन्ड्री ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड यानी टाइम्स ग्रुप द्वारा उनके खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे का जवाब देते हुए कहा कि मीडिया सहित किसी को भी जांच से ऊपर नहीं होना चाहिए। न्यूज लॉन्ड्री ने बीसीसीएल के मानहानि के मुकदमे के खिलाफ अपना विरोध दाखिल करते हुए कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीसीसीएल जैसी संस्था जिसका प्रेस के लिए खड़े होने का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसने एक छोटे और स्वतंत्र रूप से चलने वाले मीडिया आउटलेट के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हालांकि इस मीडिया आउटलेट ने सोच समझकर एक रेवेन्यू मॉडल चुना है जो इसे निष्पक्ष रूप से अनऑफिशियल एडिटोरियल लाइन के दबाव के बिना और विज्ञापन राजस्व खोने के डर के बिना काम करने की अनुमति देता है। बीसीसीएल द्वारा दिसंबर में दायर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा न्यूज लॉन्ड्री द्वारा प्रकाशित 2 वीडियो पर था। अंतरिम आवेदन में बीसीसीएल ने हाईकोर्ट के समक्ष 100 करोड़ रुपए जमा करने और प्रकाशन के खिलाफ अपमानजनक बयान नहीं देने और सामग्री को फिर से प्रसारित नहीं करने के लिए न्यूज लॉन्ड्री को निर्देश देने की मांग की है। इसके साथ ही टाइम्स नाउ जो कि बीसीसीएल का एक प्रकाशन है, उसके एंकर नविका कुमार और राहुल शिवशंकर को बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई। याचिका में वीडियो पर सवाल उठाते हुए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। साथ ही इसे बीसीसीएल के वरिष्ठ प्रबंधन की प्रतिष्ठा को खराब करने का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास करार दिया गया है। पहले वीडियो में न्यूज लॉन्ड्री को टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स नाउ के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अलग अलग समय की रिपोर्ट्स के समय की तुलना करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इससे जवाब में न्यूज लॉन्ड्री ने कहा है, विरोधाभासों की ओर इशारा करना किसी भी लिहाज से मानहानि के तहत नहीं आता है। इसके अलावा हालांकि बीसीसीएल ने ये नहीं कहा है कि वीडियो की सामग्री से उन्हें कोई आपत्ति है या कि उन्हें एक एकल संगठन न्यूज लॉन्ड्री ने अलग अलग समय में जनता तक पहुंचाया है। इस मामले को 22 फरवरी को बीसीसीएल को इसकी प्रतिवाद दाखिल करने के लिए सुनवाई के लिए रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.